नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है आभास नेशन पे। आज हम बात करेंगे देश में जिस तरीके से आर पार की लड़ाई चल रही है आरक्षण की। समस्या इस बात की है कि देश में आरक्षण की नई जंग इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से 5 दिन, सिर्फ 5 दिन की ये कहानी है। एक इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से 56 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो गए। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, बल्कि एक ऐसा पेज जहां पे जिसका मकसद है भारत की सबसे पुरानी, सबसे मुख्य समस्याओं में से और सबसे संवेदनशील नीतियों में से एक आरक्षण को खत्म करने का जो एक अपना तरीका है, जिस तरीके से सरकारें बार बार इन सब चीजों को पोस्ट करती हैं। नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। वहां से कहानी शुरू होती है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के द्वारा इस तरीके से एक पोस्ट बनाते हैं आर्यचे, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसके पीछे की कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से जिसे शायद किसी सीरियसली नहीं लिया होगा, किसी ने सीरियसली नहीं ही लिया। एक पार्टी जिसका नाम था काकरोच जनता पार्टी, जो इतना तेजी से काफी बड़े स्तर पे फेमस हुई। उसके बाद आज हम समझेंगे कि मूवमेंट अचानक कहां से आया, ये किस तरीके से इस पेज पे पूरी कहानी पलटी, आरक्षण की पूरी कहानी क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या 56 लाख फॉलोअर्स इस पेज पे 56 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं। इतनी तेजी से 56 लाख फॉलोअर जुड़ गए तो आखिर इसका मतलब सच में इतना बड़ा जन समर्थन मिला कैसे? यहाँ कुछ और भी हो रहा है क्या? इसके पीछे की कहानी क्या है? काकरोच जनता पार्टी की कहानी से लेके आरएचए रिजर्वेशन मूवमेंट तक ये पूरी कहानी किस तरीके से बदली, और इसके पीछे का जो पूरा शुरुआत से समझते हैं कि किस प्रकार से, कुछ समझने से पहले इसमें जो अभिजीत दीपके हैं उनके द्वारा ये मजाक मजाक में एक पार्टी बनाई गई और नाम था काकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके ने एक मजाक में किसी जज ने ऐसी बात कही, उनके थ्रू वो पार्टी बना दी, यानी सीजेपी। इसका मकसद सीरियसली राजनीति नहीं, बल्कि वो एक तरीके से नई शुरुआत के रूप में देख रहे थे, व्यंग के रूप में सोशल मीडिया मूवमेंट और सोशल कमेंट्री जो है वो किए, और उस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से जो है सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ धर्म ग्रंथ पढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर देश भर के युवाओं में गुस्सा था। जिस तरीके से एनसीईआरटी में नए नए तरीके से धर्म ग्रंथ को जोड़े जा रहे थे, तो इस मजाक वाली पार्टी ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया। अब ये पोस्टर वायरल होने के बाद ये पूरी कहानी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से पूरे लाखों युवाओं, खासकर जेनजी ने पूरे आंदोलन को लीड किया, इससे जुड़े यहाँ एक पैटर्न जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी बनी और मुख्य धारा का मीडिया किसी मुद्दे को ठीक से एड्रेस नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे ये पूरा प्रोजेक्शन चालू किया गया। अब अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जब ये आरक्षण किस तरीके से चालू हुआ, किस तरीके से इसका पूरा प्रोजेक्शन बना और किस तरीके से मीम कल्चर, आज आप देख रहे हैं युवाओं के बीच में, जेनजी के बीच में एक मीम कल्चर एक विकल्प बन जाता है, और कभी कभी यह ऑनलाइन विकल्प के रूप में आप असली ऑनलाइन मूवमेंट में बदल जाता है। यही मुख्य रूप से बना सीजेपी की इसी सफलता ने। एक उसी चिंगारी ने आग लगाई और उसी तरीके से अगले ही हफ्ते उसी एलर्जी को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया गया और शानदार तरीके से आरक्षण विरोधी कैंपेन की तरफ इस कहानी को शिफ्ट किया गया। अब समझिए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है, कहां से शुरू हुआ, आपको पता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले जो आरक्षण की शुरुआत की थी वो छत्रपति साहूजी महाराज ने शुरू की थी, जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्हीं में से उन्होंने स्टार्ट किया और उनके सबसे पहले उन्हीं के राजकाल में ये शुरू हुआ था रिजर्वेशन वाला प्रोग्राम। तो अब ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, यानी आरएचए इसका नाम लिया गया। एक इंस्टाग्राम सेंटर कैंपेन था जो खुद किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं बताता है, बल्कि ये कहता है कि हम एक स्वतंत्र मुख्य धारा की मुख्य मांग है उनकी, जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का पूरा प्लान था। इनके दावे के मुताबिक इनका मकसद है सभी भारतीयों के लिए एक जैसा कानून हो, एक जैसा नियम हो, सबको समानता, एक भारतीय, एक राष्ट्र, एक नियम कानून, एक राष्ट्र एक पहचान के थ्रू ये जुड़े थे। दूसरी मांग जाति के बजाय उनका कहना था कि हम आर्थिक आधार पे आरक्षण चाहते हैं, तो जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। और तीसरी, सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से और सेना में जिस तरीके से आरक्षण और सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्ती होता है, उसी आधार पे अन्य एग्जाम में, अन्य व्यवस्थाओं में इस तरीके की चीजें लागू हो। देखिए क्या सही है क्या गलत है ये हम लास्ट में समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि ये किस मकसद से शुरू किया गया और इसका मकसद क्या है। हम लास्ट में इस बात को भी समझेंगे कि क्या ये सही था क्या गलत था। सिर्फ एक यही अकाउंट नहीं है, बल्कि इसी हफ्ते रिजर्वेशन रिमूवल संघ भी बनाया गया। अब रिजर्वेशन रिमूवल संघ सोचिए किस तरीके से ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ, और उसमें नाम एक और अकाउंट सामने आया और E20 जनता पार्टी भी बना दी गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि नाम E20 मतलब नाम में पेट्रोल वाला जो प्रोग्राम था E20, उससे एथेनॉल ब्लेडिंग के खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू हुआ। यानी सीजेपी वाली प्रोटेस्ट के बाद इंस्टाग्राम मानो एक नया डिजिटल जंतर मंतर बन गया है। वो संसद भवन, आजकल देश में कुछ भी हो रहा है जंतर मंतर, एक नया डिजिटल जंतर मंतर बना है। कौन सा? इंस्टाग्राम, जहां हर मुद्दे पर तेजी से पेज बन रहे हैं।
नए फॉलोवर्स भी जुड़ रहे हैं और तेजी से जुड़ रहे हैं। कौन? युवा। अब तक की कहानी तो हमने समझ ली, आप समझिए कि इंस्टाग्राम की कहानी क्या है। जिस तरीके से देश के युवा इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से तबाह हुए पड़े हैं, कुछ नहीं दिख रहा है उनको। असली सवाल यह है आरक्षण को लेकर इतना गुस्सा आखिर आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे कहां? इतिहास में अगर हम चलेंगे तो आरक्षण की जड़ें किस तरीके से देश में मजबूत है, उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सेगमेंट दूसरा है। लेकिन इसमें कब से ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, भीमराव अंबेडकर उनके नेतृत्व में तो आरक्षण की व्यवस्था किसी भी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये चालू हुई थी। आरक्षण जरूरी है या नहीं जरूरी है, किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे इसको फेवर किया गया। आरक्षण की व्यवस्था किसी फेवर के तौर पर नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लाई गई थी। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण संविधान में शामिल था। बाद में मंडल कमीशन 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में ये आया था। 1990 में संसद में पेश हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू हुआ, अर्थात पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं था। ये वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा 1990 में ये आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में आरक्षण को स्थायी समाधान के बजाय डॉक्टर भीमराव के नेतृत्व में, भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में आरक्षण को स्थायी समाधान के बजाय सामाजिक बराबरी की दिशा में इसको मुख्य धारा में लाया जाना था, एक विशेष उपाय के रूप में देखा गया। लेकिन इस मुद्दे की जो संवैधानिक और राजनीतिक यात्रा है समय के साथ काफी जटिल होती गई। आज 75 साल, लगभग देश के 77 ईयर्स के करीब जा रहे हैं, 75 साल बाद आरक्षण अब भी लागू है। आरक्षण लागू है और इसे लेकर बहस भी उतनी ही गंभीर मुख्य विषय बना हुआ है, यह मुद्दा है। अब चलिए हम पूरे समझते हैं कि इस कहानी में दोनों तरफ की बातें समझेंगे। एक समूह ये चाहता है कि आरक्षण सही है, एक समूह ये चाहता है कि आरक्षण गलत है, बिना किसी एक साइड को सही या गलत ठहराए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हम पूरी तरीके से एक मार्मिक दृष्टिकोण से हवाबाजी नहीं। देखिए इंस्टाग्राम में क्या होता है, इंस्टाग्राम में सिर्फ हवाबाजी, फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें फेंक दे रहे हैं जिसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं। बस इधर वाली पार्टी अपना फेंक रही है, उधर वाली पार्टी अपना फेंक रही है। सिर्फ एक तरफ की बात न दिखाकर बहस को भड़का देने से ज्यादा जरूरी है कि हम वो गलती नहीं करेंगे कि कहां पे किस तरीके से हम पूरा आरक्षण हटाने के पक्ष में तर्क और वितर्क के पक्ष में, या आरक्षण लागू करने के पक्ष में तर्क और वितर्क के पक्ष में बात करेंगे। अब बात करते हैं आरक्षण हटाने या बदलने की मांग करने वालों की इनका मुख्य तर्क क्या है। कुछ इस तरह, सफलता और मेरिट का सवाल। इनका कहना है कि सरकारी नौकरियों में एडमिशन जिस आधार पर होता है, ठीक है, एडमिशन के अलावा जिस प्रकार से प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद सिर्फ काबिलियत के आधार पर बनाया जाना चाहिए आरक्षण को, जाति को नहीं। दूसरा, आर्थिक आधार होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक जो भी था, लेकिन इनका कहना था कि सिर्फ आर्थिक आधार। बहुत से लोगों को तर्क है कि आज आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए क्योंकि ऊंची जाति में भी गरीब परिवार हैं, ऊंची जाति में गरीब परिवार हैं और पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों में भी गरीब परिवार हैं। तो मुख्य मुद्दा होना चाहिए था आर्थिक और संपन्न परिवार भी। पिछड़ी जातियों में भी कई जातियां हैं जो संपन्न परिवार मौजूद हैं। तीसरा है क्रीमी लेयर का मुद्दा। मुख्य मुद्दा आलोचकों का कहना है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ मुख्य रूप से बार बार उन्हीं परिवारों को मिलता है या बार बार उन्हीं समुदाय के लोगों को जो पहले से सक्षम हो चुके हैं, जबकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को आरक्षण पीछे रह जा रहा है। देखिए ये मुद्दा जो पक्ष में है वो ये कह रहे हैं, अब जो विपक्ष में उसको भी हम समझेंगे। और चौथा जो इसका मेन सेगमेंट था वो था बेरोजगारी। तो सरकारी नौकरियां सीमित है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो और ऐसे माहौल में जनरल कैटेगरी के कई युवा जिस तरीके से अपने आप को, जिस तरीके से खुद को अन्यायपूर्ण स्थिति महसूस करते हैं, तो उनका कहना है कि भैया हमको भी कुछ, ये तर्क अकेले का उनका नहीं है, उनके समुदाय के द्वारा कई अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक के द्वारा इस तरीके से नियम और कानून दिए गए। ठीक है, समय समय पर आर्थिक आधार पर नीतियों को लेकर नीतियां जो नियम कानून बनाते हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर तरीके से फिर से डिजाइन करने की बात करते रहते हैं। मतलब ये है कि बिल्कुल पूरी तरीके से आरक्षण का रिशेड्यूल होना चाहिए। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां से मुख्य शुरुआत होती है। मुख्य बात अब यहां से आती है, आरक्षण जारी रखने के पक्ष में तर्क क्यों है और क्यों ये जरूरी है, और हम भी इसके पक्ष में क्यों है। इसका मुख्य बात अब ये है कि जातिगत भेदभाव, समर्थकों का तर्क है कि जातिगत भेदभाव आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, वो चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला, इसको दोनों मानता है कि आज भी जातिगत भेदभाव सामाजिक रूप से देश में खत्म नहीं हुआ है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जीवन में परिवर्तन और आज की प्रेजेंट कंडीशन जाति आज भी कई लोगों के अनुभवों को प्रभावित करती है। तो दूसरा प्रतिनिधित्व का सवाल है। समर्थकों का कहना है कि सिविल सर्विसेज, न्यायपालिका से लेके ये वो आदमी है, ये वो महान शख्सियत है जिनके नेतृत्व में पूरी कहानी ये गढ़ी गई है, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया,
बड़ी बड़ी संस्थाओं में इन्होंने पढ़ाइयां की, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। तो बड़ी संस्थाओं के शीर्ष पदों पे दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों का जो प्रतिनिधित्व है अभी भी पर्याप्त नहीं है। देश में करीब करीब मान चलिए 54% अभी भी ओबीसी और एससी एसटी की सीटें उच्च शिक्षा वर्ग में खाली हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज में। तीसरा, सिर्फ आर्थिक आधार की सीमा समर्थकों का तर्क है कि गरीबी और जातिगत व्यवहार एक ही समस्या नहीं है। एक गरीबी व्यक्तिगत होती है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव जो मुख्य विषय है, जातिगत भेदभाव का एक अलग तरह की सामाजिक बाधा पैदा कर सकता है, और ये करता भी है और ये देखा भी जाता है। देखिए, समाज में दो उच्च वर्ग हैं और चौथा है सामाजिक बराबरी का सवाल। सामाजिक बराबरी समर्थकों का कहना है कि जब तक समाज में बराबरी या बराबर पूरी तरीके से स्थापित नहीं होती है बराबरी, तब तक हम सकारात्मक भेदभाव की नीतियों की जरूरत करते रहेंगे और सकारात्मकता की हम बात करते रहते, सकारात्मक रूप से समाज को हम चलाने की बात करते रहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये कोई सीधा साधा सही चीजों को देखेंगे अगर आप, तो ये तब का विषय है जब संविधान सभा में ये बातें पारित हुई थी। सही बनाम गलत वाला मुद्दा, सही था गलत था, वो कितना सही है, असली डेटा, ये दोनों तरफ का आपने समझा और देखा। असली अनुभव, असली चिंताएं भी हैं। क्या इस तरीके से फॉलोवर्स जो बढ़ रहे हैं, क्या इससे जनमत आता है, क्या इससे चीजें आगे बढ़ती हैं? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जिस तरीके से 56 लाख फॉलोवर्स जुड़े, जिस तरीके से ये पूरी समस्या बनी, क्या ये सच में इतना जन समर्थन दिखाता है? क्या इतना ये जन समर्थन के साथ लोगों को जोड़ता है? यहाँ कुछ सवाल पूछना जरूरी होता है कि किस तरीके से हमारे संविधान सभा के लोग, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से इस पूरे देश को, प्यारे भारत को आसानी से अपनी तरीके से 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ ये पूरा कहानी, ये पूरा व्यक्तिगत तरीके से जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसको हम पूरे पेड प्रमोशन के साथ हम इसको आगे बढ़ाते रहे। ये हमारा कार्यक्रम है कि किसी भी तरीके से हम प्रचार प्रसार अपने पूर्वजों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस भारत का निर्माण किया, सबने मिलकर किया है। आरक्षण की लड़ाई में किसी को नहीं फंसना है, ये सब चीजें नहीं है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए, किसी मुद्दे पर वास्तव में सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो अलग चीजें हैं, कितने लोग वास्तविक जिंदगी में इस आंदोलन के लिए वोट देंगे, कितने लोग इसके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और कितने लोग सिर्फ सोशल मीडिया फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, गेम कहाँ है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ लोग फॉलो करता है, हमारा वाला कौन हमारे पक्ष की बात कर रहा है उसको दबाता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, इधर उधर का निकल जाता है। उसी में से एक हमारे दोस्त है अमित भाई, ठीक है, वो यही करते हैं, वो इसी चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य मकसद यही होता है कि कौन सा हमारे पक्ष वाला है, कौन सा हमारे पक्ष वाला नहीं है, ठीक है। तो कोई संगठित ग्रुप, कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं, बिना किसी भेदभाव के हम सब एक हैं, इस बात के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये सच में एक लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज मूवमेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी कैंपेन की लोकप्रियता सिर्फ फॉलोवर अकाउंट से मापना कई बार भ्रामक हो सकता है। तो अगली बार जब आप ऐसा कोई मूवमेंट देखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि चाहे वो किसी भी दिशा में हो, सिर्फ फॉलो अकाउंट देखकर अपनी राय मत बनाइए, अपने हिसाब से नहीं चलाइए। देश सबसे बड़ा है, देश, ये देश सुरक्षित रहेगा तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। कौन चलाएगा, क्या मकसद है इसका, ये सब चीजें आप इतना आसानी से नहीं भाप पाएंगे। पैसा, कई चीजों की, इन सब चीजों के पैसे कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट चलाया जाता है, इसका डेटा क्या कहता है, ये सारी चीजें मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए आपका मुद्दा क्या है, देश में शिक्षा का, देश में बेरोजगारी का, देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन का, ये सारे मुद्दे देश में ज्यादा जरूरी है। हमेशा एक ही चीज नहीं होती है, हमेशा मुद्दा जटिल है और उस मुद्दे को ना चालू किया जाए, इसके लिए ये सब चीजें सरकारों के द्वारा प्रोजेक्शन किया जाता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, ये मुख्य विषय है। आपके हिसाब से आरक्षण को आज कैसा होना चाहिए, किस तरीके से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, यह मुख्य विषय है कि आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मकसद है कि देश में दोनों पक्ष होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, जातिगत, क्योंकि दोनों भेदभाव अभी भी समाज में है। आरक्षण जरूरी है, ये बात सच है। मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि इस देश में आरक्षण पूरी तरीके से जरूरी है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को हो, जरूरी नहीं है जरूर, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो किसी भी तरीके से। देश में जब हर व्यक्ति को दो, जो जिस स्तर पे है सबको मिलना चाहिए। तो सवाल इसी आधार पे है, इसी आधार पे ये नियम कानून बनता है, इसी आधार पे पूरा प्रोजेक्शन होता है समय के हिसाब से। अब सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि ये पूरी तरीके से जो शुरू हुआ था आरक्षण वाली व्यवस्था, ये शुरू हुई थी 1936 के करीब में, जब 1904 में 1904 में यहाँ पे जो है छत्रपति साहू जी महाराज थे, इन्हीं ने सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था। और इन्होंने ही, यहाँ पे एक बड़ोदरा के राजा थे, बड़ोदरा गुजरात के, गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़, इनके राज्य में पढ़ते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये मूलतः मराठी थे, इन्होंने ही इस चीज को शुरू किया था। फिर इन्होंने ही इस चीज को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के साथ
इन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, उनके द्वारा ये पूरी चीजें शुरू की गई। उसके बाद आरक्षण को पूरी तरीके से जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 के बाद इस पूरे प्रोजेक्शन को बदला गया और पूरी तरीके से SC ST को आरक्षण दिया गया। वहां से स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद वीपी सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उन्होंने जो है ओबीसी को आरक्षण 1990 में दिया। ठीक है, वहां से लागू होता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बाद इस पूरे प्रोजेक्शन में नए तरीके से नए कानून नए नियम के साथ ये पूरी कहानी बदल जाती है। आरक्षण का मुख्य मुद्दा यही है कि देश में जिस तरीके से रोजगार की समस्या है, जिस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यह मुख्य विषय है आरक्षण का। मसलन ये नहीं कि आप दो समुदायों को लड़ा दें, दो समुदायों के बीच खेल करते हैं और आराम से आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकें। यही चल रहा है। युवा इस चीज को नहीं समझ रहा। हम हमेशा ये बात को समर्थन करते हैं कि आरक्षण किसी ऐसे नहीं, जिसको भी जरूरत है उसको मिलना चाहिए। वो सिर्फ एक तरफा बात करके, दो तरफा बात करके, और सबसे बड़ी चीज इस देश में जो जातिगत समस्या है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब जातिगत भेदभाव होता है तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हाँ, मुख्य विषय यही है कि जातिगत भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार हो। बस यही बड़ी बड़ी बातें करके संसद भवन में लोग चले जाते हैं, जैसे कि यही चल रहा है। ठीक है, मुख्य मुद्दा क्या है उसको कोई नहीं समझ रहा है। हर आदमी बस बड़ी बड़ी बातें, जो इंस्टाग्राम में क्या चलता है, फेसबुक क्या चलता है, जो आपके जीवन से कोई रिलेटेड, जो बड़ी बड़ी बातें वो फेंक रहा है 10 सेकंड में, उसका आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो फेंक रहा है, बस 2 मिनट में वो अच्छा लगता है, और जो आपको वही अच्छा लगता है वही वो खसका रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हर चीज हर स्तर पे अपनी अपनी चीजों के हिसाब से ही अच्छी लगती है। इसलिए देश में आरक्षण की व्यवस्था को किस तरीके से प्रोजेक्शन किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग में किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था के तहत अभी उत्पन्न हुए विवाद को देखकर कि SC ST के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है इंटरव्यू में जो कई लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में उनके मार्क्स को कम करके दिखा रहे हैं या उनको मार्क्स कम दिया जा रहा है, इस तरीके से भी अभी विवादित बयान आया है। तो इस तरीके से पूरे कार्यक्रम को यह समझना जरूरी होता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को, रिजर्वेशन के कानून को पूरी तरीके से एक दूसरे के पक्ष में समझाते हुए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से दो समाज को, क्योंकि अंत में यही है, अंत में सब एक है, सबके खून एक है, सबकी व्यवस्थाएं एक है, सब कहीं ना कहीं एक ही जगह एक ही मातृत्व से उतर के आए हैं इस धरती पे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी ये सब लड़ाइयां, अब देखिए ये है देश की मुख्य समस्या। इन बच्चों के लिए बड़ा आसान है, आप सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था की तुलना कर देते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए सरकार अपनी व्यवस्था करती है। ठीक है, ये सरकार अपनी व्यवस्था करती है, अपने पैसे से व्यवस्था करती है। इनके लिए मुख्य जो जरूरत है इस देश में, इनको जरूरत है, ये जो 2 प्यारे बच्चे जा रहे हैं इनको जरूरत है इस आरक्षण के लिए। इनकी लड़ाई है, इस देश में लड़ाई इनके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई इनके लिए नहीं है। देश में देखिए 2 अपर क्लास है, देश में 2 अपर क्लास है जो अपने आप को क्या कहता है, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, तुम मेरे लिए सम्माननीय हो। वो फिर वो उसके लिए कहता है कि तुम मेरे लिए पूजनीय हो, तुम मेरे लिए सम्माननीय। फिर वो उसका स्टेटस लगाता है कि तुम मेरे लिए पूजनीय हो, फलाने प्रताप राजा थे, फिर वो कहता है कि फलाने भगवान, फलाने उनको। तो वो 2 कम्युनिटी है जो अपने दूसरे सम्मान खेलती हैं। वो कहते तुम मेरे लिए पूजनीय हो, वो कहता है तुम मेरे लिए सम्माननीय हो। वो कहता है इतिहास में तुम मेरे लिए पूजनीय थे, वो कहता है तुम मेरे लिए आज पूजनीय हो। यही पूजनीय और सम्माननीय का गेम 2 अपर क्लास का 2 कम्युनिटी है वो खेलता रहता है। वो हम सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे। वो चीज नहीं चाहिए। देश में मुख्य जरूरत है इनके लिए, लड़ाई यहाँ पे लड़नी है। ठीक है, इनके लिए लड़ाई लड़नी है। ये सब चीजें सम्माननीय पूजनीय वाला कहानी खत्म है, इसका कुछ चलना वाला नहीं। जो 10-15 दिन और चला लीजिए इसको। मुख्य समस्या ये कि इनके रोजी रोटी की व्यवस्था, इनकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इनका पूरा प्रोजेक्शन कैसे किया जाए। ये जो बच्चे हैं जिनके पास ना तो स्कूल है ना व्यवस्था है, मैं खुद विद्यालय का एक तरीके से प्रभारी हूँ, ये पूरे तरीके से जो इनकी व्यवस्था है, जो इनकी सुविधा है, किस तरीके से इनके लिए कुछ सोचा जाए। ठीक है, वो जो बच्चे आते हैं जिनके घर में शाम को रोटी दाल चावल की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार जो व्यवस्थाएं करती है, उनको आरक्षण की जरूरत है। उनको विशेष तौर से सरकार को सोचना चाहिए और पूरी तरीके से उस पर जो है लागू होना चाहिए। ये व्यवस्था, ये पूरा कार्यक्रम इस आधार पे देश में इनके लिए जरूर सोचिए। और आप भी सोचिए, वो कोई किसी भी पक्ष का आदमी हो, कोई भी पक्ष का आदमी हो, जो सम्माननीय वाला है, जो पूजनीय वाला है, वो भी सोचे कि इनको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है। यह मुख्य विषय रहेगा आज का। और ये जो पूरी तरीके से डाटा है, इस तरीके से ये अथॉराइज करके जो इन्फ्लुएंसर के द्वारा सोशल मीडिया बोनेट जो किया जाता है, वह मुख्य प्रोजेक्शन है। सोचिए, सवाल पूछिए और रिसर्च कीजिएगा कि क्या इस आरक्षण की व्यवस्था को जिस प्रकार से शुरू होता है एक पीढ़ी से, वहां से जो छत्रपति साहू जी महाराज से शुरू होके आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक ये जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है देश में, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अपने विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।